Jai Sri Ram. Excretory product and their elimination. Excretion, the process of removal of metabolic waste like NH3, urea, uric acid, CO2, H2O, lactic acid, creatinine, जिसे muscles waste है जो, etc. Okay. It also eliminate ions like K+, H+, etc. C6H12O6 जो कि ये 6 कार्बन का ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के बाद 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनता है और ये पायरुवेट 3 कार्बन का है. इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइम लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है और अगर ऑक्सीजन है देन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और CO2 + H2O + 38 ATP फॉर्म होता है. नाइट्रोजनस वेस्ट क्या क्या है? NH3, यूरिया, यूरिक एसिड. अमोनोटैलिज्म द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया इज नॉन एज अमोनोटैलिज्म. NH3 ये हाईली टॉक्सिक है, रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल. It diffuse out through body surface and gill membrane. It is removed as NH4 plus ammonium ion. It is removed as NH4 plus ammonium ion since highly toxic. और ये जो है रेडियली सॉल्यूबल है, मतलब हाईली सॉल्यूबल है, इसलिए रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल एंड इट इज़ हाईली टॉक्सिक ऑल्सो. Since highly toxic, no storage in body, kidney do not play significant role in its removal. Amonotalism organism, animals that excrete NH3. Example: bonifish, aquatic insect, aquatic amphibian, tadpole, larva of frog और salamander. ठीक है, बोनीफिश हो गया, एक्वेटिक इंसेक्ट, बोनीफिश, एक्वेटिक इंसेक्ट, एक्वेटिक एम्फीबियन. एग्जाम्पल: टेडपोल, लार्वा ऑफ फ्रॉग और सैलमेंडर. ठीक है. यूरियोटैलिज्म द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया ये लेस टॉक्सिक है, 1 lakh times less toxic than NH3 ammonia. Okay, less soluble in water. Due to less toxicity, some amount is stored in the body to maintain osmolarity. Okay. Ureotalic organism that excrete urea. Example: mammals, terrestrian, amphibian. Example: frog, toad. Marine fishes. Example: cartilaginous fishes. Okay. और उसमें क्या था? अमोनोटैलिज्म में था, अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म में था बॉनिफिश, एक्वेटिक इंसेक्ट, एक्वेटिक एम्फीबियन, टेडपोल, लार्वा ऑफ फ्रॉग, सैलमेंडर. और यहाँ पे है मैमल्स, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियन, फ्रॉग, टेडपोल, मराइन फिशेस. एग्जाम्पल: कार्टिलेजिनस फिशेस. ओके. In mammals, NH3 and CO2 are converted into urea. In mammals, NH3 and CO2 are converted into urea through urea cycle or ornithine cycle or Krebs-Henselt cycle in liver. Okay. सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्या होता है? NH3, फिर उससे कम यूरिया, उससे कम यूरिक एसिड. NH3 सबसे ज़्यादा, फिर यूरिया, फिर यूरिक एसिड. Okay. Proteins are never stored in our body. Proteins perform a lot of function in our body. Once their requirement is over, the proteins are degraded in body. Proteins degrade yield amino acid. प्रोटीन से अमीनो एसिड बनाया जाता है. ओके. फिर ये लीवर में, लीवर इसका काम करता, लीवर ले लेता और फिर इसे यूरिया में कन्वर्ट कर देता. ठीक है. NH2 ग्रुप डोनेशन यहाँ पे होता, अमोनिया एसिड, अमीनो एसिड, एस्पार्टेट, 3 ATP यूटिलाइजेशन और फिर 4 फॉस्फेट यूटिलाइजेशन. अब देखते हैं यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म. यूरिकोटैलिज्म द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड. यूरिक एसिड C5H4N4O3. ये लिस्ट टॉक्सिक है, लिस्ट सॉल्यूबल इन वाटर, रिलीज इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट. ओके. यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म दैट एक्सक्रीट यूरिक एसिड. एग्जाम्पल: रेप्टाइल्स, बर्ड, लैंड स्नेल एंड टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट. एग्जाम्पल: क्रोकोडाइल. ओके. In humans, uric acid also formed via purine metabolism. और फिर ये यूरिक एसिड, excess amount of uric acid deposition in joint known as gout. ओके. अब देखते हैं ये ब्लड से जो है हेपेटिक आर्टरी के थ्रू लीवर में पहुंचता है यूरिया और यहाँ पे यूरिया फॉर्मेशन होता है. तो यूरिया फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे ब्लड जो है आ रहा कहाँ पे? हेपेटिक आर्टरी के थ्रू आ रहा लीवर में. ठीक है. फिर यहाँ पे यूरिया है और फिर ये जो जा रहा है, यूरिया का फॉर्मेशन हो चुका है लीवर में एंड अब ब्लड लेके जा रहा है यूरिया को. तो कहाँ से लेके जा रहा है? हेपेटिक वेन के थ्रू. यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यहाँ यूरिया भी प्रेजेंट है. लीवर ड्रेन
यूरिया इनटू ब्लड विच इज लिविंग वाया हेपेटिक वेन। तो सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन यूरिया का रहता है हेपेटिक वेन में। ओके, हाईएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ यूरिया इज फाउंड इन ब्लड ऑफ हेपेटिक वेन दैट लिव्स द लिवर। हेपेटिक वेन, यहाँ पे यूरिया कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद ये अदर वेन से मिला और फिर कहाँ गया, इन्फीरियर वेना केवा में गया, वहाँ पे यूरिया का कंसनट्रेशन उससे थोड़ा कम हो गया। फिर राइट ऑडिकल, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स, एंड देन पल्मोनरी वेन के थ्रू राइट ऑडिकल, फिर राइट वेंट्रिकल, एंड देन एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा। तो उसमें से एक जो है वो रीनल आर्टरी है। तो रीनल आर्टरी वाला जो है वहाँ पे यूरिया प्रेजेंट है। किडनी के पास ये रीनल आर्टरी लेके जा रहा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट डर्टी ब्लड। डर्टी क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे यूरिया प्रेजेंट है, डेट्स वाई ये किडनी के पास लेके गया। किडनी का काम क्या, रिमूव यूरिया फ्रॉम द ब्लड एंड देन यूरिन के थ्रू यूरिया को बाहर किया। यूरिया इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन एनिमल्स। इनवर्टिब्रेट सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इनवर्टिब्रेट सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, वर्टिब्रेट कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन। वर्टिब्रेट में क्या है, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन, किडनी, मैनी नेफ्रॉन्स कंबाइन टू फॉर्म किडनी, हैविंग वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन, हैविंग वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन, उसे कहते हैं वर्टिब्रेट। ओके, अब देखते हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर और ऑर्गेनिज्म। प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स, ये किस में प्रेजेंट है, एग्जाम्पल प्लैटीहेलमिन्थस, एग्जाम्पल प्लिनेरिया, रोटिफर्स एंड एनालिड्स, सम एनालिड्स एंड cephalochordate, example Amphioxus or lanceolate, example Amphioxus or lanceolate। प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स ये होता ऑर्गेनिज्म, किस ऑर्गेनिज्म में, प्लैटीहेलमिन्थस, प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स, प्लैटीहेलमिन्थस, प्लिनेरिया, रोटिफर्स, सम एनालिड्स एंड cephalochordate, example Amphioxus और lanceolate। रेनिट सेल एच शेप, रेनिट सेल एच शेप जो है होता है, एग्जाम्पल एस्केलमेंथिस एस्करिस। नेफ्रीडिया, एग्जाम्पल नेफ्रीडिया, अर्थवॉर्म एंड अदर एनालिड्स, अर्थवॉर्म एंड अदर एनालिड्स, नेफ्रीडिया। माल्फिगियन ट्यूब्यूल, एग्जाम्पल इंसेक्ट, क्रोकोडाइल, नेफ्रीडिया, अर्थवॉर्म एंड अदर एनालिड्स। ओके, माल्फिगियन ट्यूब्यूल, एग्जाम्पल इंसेक्ट, क्रोकोडाइल। ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड, क्रस्टेशियंस, एग्जाम्पल प्राउन और क्रैब्स। ग्रीन ग्लैंड और कॉक्सल ग्लैंड, स्पाइडर और स्कॉर्पियन, जो कि किस फैमिली में आता, मतलब किस में आता, एराक्निड्स में आता है ग्रीन ग्लैंड और कॉक्सल ग्लैंड, एग्जाम्पल स्पाइडर और स्कॉर्पियन। ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड, क्रस्टेशियंस, एग्जाम्पल प्राउन और क्रैब्स। ओके, हेमिकॉर्डेटा, प्रोबोसिस ग्लैंड, हेमिकॉर्डेटा, प्रोबोसिस ग्लैंड एंड वर्टिब्रेट किडनी। ओके, अब देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ओके, kidneys are situated between last thoracic मतलब T12 and third lumbar L3 vertebrate, last thoracic and third lumbar, last thoracic T12 and L3 third lumbar vertebrae। Kidney is found in lower abdominal cavity, kidney is found in lower abdominal cavity। किडनी का है कैसा किडनी, रेडिश ब्राउन बीन शेप स्ट्रक्चर, रेडिश ब्राउन in color and bean shaped structure, 10 to 12 centimeter length, 5 to 7 centimeter width and 2 to 3 centimeter thickness, 12 to 170 ग्राम इसका वेट है, 120 to 170 ग्राम, 120 to 170 ग्राम इसका वेट है, 120 to 170 ग्राम इसका वेट है। राइट किडनी जो है ये थोड़ा स्लाइटली लोअर है, क्यों, क्योंकि राइट साइड यहाँ पे हमारा लीवर है, तो लीवर के नीचे, लीवर की प्रेजेंट होने की वजह से ये स्लाइटली लोअर है, किसके कंपैरिजन में, लेफ्ट किडनी के कंपैरिजन में। राइट किडनी स्लाइटली लोअर है लीवर के कारण, क्योंकि इसके ऊपर लीवर आ जाता, और फिर लेफ्ट किडनी ये हल्का ऊपर हो गया। यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन होता है किडनी में, राइट किडनी स्लाइटली लोअर हो गया, ठीक है, लेफ्ट किडनी। फिर यहाँ से यूरेटर के थ्रू आता है यूरिनरी ब्लैडर में, एंड देन यूरिनरी ब्लैडर में आया, फिर उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर। किडनी आर रिट्रो पेरिटोनियल इन पोजीशन, मतलब बिहाइंड पेरिटोनियम, ये आगे वेंट्रल और पीछे डॉर्सल साइड में क्या हो गया, पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम के पीछे ये दोनों किडनी है। ओके, फ्लोटिंग रिब्स जो कि 11th and 12th रिब्स है, प्रोवाइड पार्शियल प्रोटेक्शन टू किडनी, प्रोवाइड पार्शियल प्रोटेक्शन टू किडनी डॉर्सल साइड से। ओके,
ये वर्टिब्रेट हो गया, फ्लोटिंग रिब्स किडनी को प्रोटेक्शन दे रहा। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे बाहर क्या है, रीनल फैसिका। रीनल फैसिका क्या काम करता है, प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी। रीनल फैसिका, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, रीनल फैसिका, ये सबसे आउटर है। फिर हो गया एडिपोज कैप्सूल, एडिपोज कैप्सूल ये मिडल है। एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, एडिपोज कैप्सूल एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। सबसे बाहर हो गया रीनल फैसिका, रीनल फैसिका एंड देन एडिपोज कैप्सूल। फिर इसके अंदर आता है यहाँ पे रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल जो कि ट्रांसपेरेंट। सबसे बाहर हो गया रीनल फैसिका, रीनल फैसिका, फिर एडिपोज कैप्सूल, रीनल फैसिका प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी, फिर एडिपोज टिश्यू एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। इससे एडिपोज थोड़ा मोटा होगा, ये एडिपोज टिश्यू का बना है, एडिपोज कैप्सूल। फिर उसके नीचे आता है रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल ये ट्रांसपेरेंट, ये सबसे इनर है। ओके, फिर आउटर में जो है ये प्रेजेंट, इसे कहेंगे मतलब किडनी के अंदर आ चुके हैं। ये जो आउटर लाइटर एरिया है इसे कहते हैं कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स ये आउटर लाइटर एरिया है। फिर इसके अंदर आता है यहाँ पे मेडुला, मेडुला इनर डार्कर एरिया है। ये मेडुलरी पिरामिड के फॉर्म में प्रेजेंट है, 10 to 12 मेडुलरी पिरामिड प्रेजेंट है। ये बेस हो गया और आगे अपेक्स, ये बेस हो गया और ये अपेक्स। ओके, मेडुला ये डार्क इनर डार्क एरिया है। इसके नीचे आता माइनर कैलिक्स 8 to 18 इन नंबर, फिर मेजर कैलिक्स 2 to 3 इन नंबर। ओके, ये बेस हो गया और अपेक्स, ये जो अपेक्स है अपेक्स को क्या कहते हैं, रीनल पैपिला, रीनल पैपिला अपेक्स ऑफ मेडुलरी पिरामिड, रीनल पैपिला अपेक्स ऑफ मेडुलरी पिरामिड। फिर इसके नीचे ये आया फनल शेप स्ट्रक्चर, रीनल पैल्विस, रीनल पैल्विस फनल शेप स्ट्रक्चर, रीनल पैल्विस। फिर इसके नीचे आता है यूरेटर। ओके, कॉलम ऑफ बर्टिनी और इसे रीनल कॉलम भी कहते हैं। ये क्या है, पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स डेट एक्सटेंड बिटवीन मेडुला, जो मेडुला तक पहुंच चुका है, पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स डेट एक्सटेंड बिटवीन मेडुला, मेडुला के बीच में ये बड़ा होकर वहाँ तक पहुँच गया, मतलब कॉलम ऑफ बर्टिनी बड़ा हो गया, बर्टिनी और रीनल कॉलम। ओके, अब देखते हैं ये किडनी का जो स्ट्रक्चर है, ये बाहर से जब इसे देखते हैं तो ये ऐसा दिखता है कॉन्वेक्स, और ये आगे से देखते हैं तो कॉनकेव नोच। आगे में जो कॉनकेव नोच है यहाँ पे रीनल आर्टरी है, इसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बट डर्टी रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूरिया प्रेजेंट है। ओके, फिर रीनल वेन है यहाँ पे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस नो यूरिया, मतलब क्लीन ब्लड जाता। ओके, फिर यहाँ पे यूरेटर भी है कॉनकेव नोच में। रीनल हाइलम इसे कहा जाता है, ये जो कॉनकेव नोच है इसे रीनल हाइलम कहा जाता है। रीनल आर्टरी प्रेजेंट है, रीनल वेन प्रेजेंट है, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व प्रेजेंट है और यूरेटर प्रेजेंट है। ओके, ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया। अब देखते हैं यूरेटर। यूरेटर क्या है, मस्कुलर डिस्टेंसिबल, डिस्टेंसिबल मतलब होता है, डिस्टेंसिबल मतलब होता है स्ट्रेचेबल, मस्कुलर डिस्टेंसिबल ट्यूब मतलब स्ट्रेचेबल ट्यूब है ये। 25 to 30 सेंटीमीटर, 25 to 30 सेंटीमीटर, कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। ऑब्लिक ओपनिंग है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम और यूरोथैलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम यूरोथैलियम का बना है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर सिंगल है, मस्कुलर डिस्टेंसिबल बैग लाइक स्ट्रक्चर, स्टोरेज ऑफ यूरिन 700 to 800 ml, स्टोरेज ऑफ यूरिन कितना स्टोर कर सकता है, 700 to 800 ml। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हो गया यूरेटर, ये इसमें ओपनिंग हो रहा यूरिनरी ब्लैडर में। सबसे ऊपर है यहाँ पे सीरोसा लेयर, सीरोसा लेयर, और ये आधा तक ही है सीरोसा लेयर दोनों साइड के। उसके नीचे थोड़ा थोड़ा जो है ये है एडवेंटिशिया, एडवेंटिशिया ये ऊपर हो गया सीरोसा। अब उसके नीचे आते हैं ये यहाँ पे है डिट्रूसर मसल्स, डिट्रूसर मसल्स जो कि पुश करने का काम करता है, ये मिडिल में है डिट्रूसर मसल्स। सबसे पहले यहाँ पे जो आउटर है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, फिर मिडिल में है सर्कुलर मसल्स एंड देन फिर सबसे इनर में है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स एंड देन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ये तीनों मिलके बना डिट्रूसर मसल्स। ओके, अब इसके अंदर देखते हैं। इधर एंटीरियर से देख रहे थे, एंटीरियर वाले साइड में सीरोसा है, ठीक है, और ये पोस्टीरियर वाले साइड में यहाँ पे एडवेंटिशिया है। ओके, अब आता है यहाँ पे सबसे अंदर इनर जो है वहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट है प्लस लमाइना प्रोपिरिया, प्रोपिरिया और ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम सबसे इनर है और लमाइना प्रोपिरिया प्लस साथ में। ओके, यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट है, स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट है इनर साइड में। फिर ये हो गया
पोस्टीरियर साइड में इंटरनल स्फिंक्टर ये इनवॉलंट्री है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर ये वॉलंट्री है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस हो गया, और ये क्या है इधर इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफिस। ओके, अब देखते हैं मिक्चुरेशन मतलब क्या, रिलीज ऑफ यूरिन इट इज़ वॉलंट्री प्रोसेस, it is due to micturition reflex when urinary bladder fills around 200 to 400 ml stress receptor activation, और ये एक्टिवेट होकर सेंसरी नर्व के थ्रू CNS तक मैसेज पहुंचाता, एंड देन CNS ये मेडुला ऑब्लोंगाटा को मैसेज देता, फिर मोटर नर्व के थ्रू ANS तक आता। ANS ये दो पार्ट में आगे चल के काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न और सिंपैथेटिक डिवीज़न। ओके, पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न जब रेस्टिंग टाइम में, रेस्टिंग कंडीशन में, मतलब कॉन्ट्रैक्शन उस टाइम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिट्रूसर मसल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर, ये जब रिलैक्स होता तो दूसरा ये सिग्नल सोमैटिक नर्वस सिस्टम को देता, CNS का ही ये दूसरा CNS दूसरा सिग्नल किसे देता, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। तो जिस टाइम रिलैक्सेशन हुआ, ये स्केलेटल मसल्स है, स्केलेटल मसल का फंक्शन कंट्रोल करता सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो जब रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर हुआ तो ये जाके ये मैसेज गया, तो ये अब इस टाइम क्या होता है, ये इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव हो गया तो रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर, देन रिलीज ऑफ यूरिन, मतलब मिक्चुरेशन हुआ। ओके, अब अगर इमरजेंसी कंडीशन है मतलब सिंपैथेटिक डिवीज़न, तो उस टाइम सिंपैथेटिक डिवीज़न काम करता, रिलैक्सेशन ऑफ डिट्रूसर मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर, और जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर होता तो ये मैसेज देता सोमैटिक नर्वस सिस्टम को, और ये उस टाइम एक्टिवेट होता, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर, तो उस टाइम यूरिन नहीं होता। ओके, यूरेथ्रा कॉमन पैसेज फॉर सीमेन एंड यूरिन, यूरिनोजेनाइटल अपार्चर ओनली फॉर मेल, ठीक है, और फिर 20 सेंटीमीटर मेल में रहता, 5 टाइम्स देन फीमेल, और 4 सेंटीमीटर फीमेल में रहता, जो कि शॉर्टर है काफ़ी, डेट्स वाई प्रॉन टू UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं नेफ्रॉन को, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, इच किडनी हैज़ 1 मिलियन नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को ही यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। ये आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड होता, ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलस जो कि टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है। नेफ्रॉन आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड होता, एक हो गया ग्लोमेरुलस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल, ग्लोमेरुलस प्लस रीनल ट्यूब्यूल, ग्लोमेरुलस प्लस रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में क्या क्या है, बॉमेंस कैप्सूल जो कि डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर है, बॉमेंस कैप्सूल, PCT, लूप ऑफ हेनले को कहा जाता हेयर पिन लूप, लूप ऑफ हेनले, एंड देन DCT। ग्लोमेरुलस हो गया, ये नेफ्रॉन का दो पार्ट है, ग्लोमेरुलस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में आया बॉमेंस कैप्सूल, PCT, लूप ऑफ हेनले और DCT। ओके, कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ओके। रीनल कॉर्पसल इसे ही कहते हैं माल्फिगियन बॉडी, इसमें क्या क्या था, ग्लोमेरुलस प्लस बॉमेंस कैप्सूल, रीनल कॉर्पसल प्लस रीनल कॉर्पसल, और इसे कहते हैं माल्फिगियन बॉडी, रीनल कॉर्पसल कहते हैं और माल्फिगियन बॉडी, ग्लोमेरुलस प्लस बॉमेंस कैप्सूल को। ओके, अब देखते हैं एफरेंट आर्टेरियोल, ये थिक डायमीटर इसका, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, थिक डायमीटर है। फिर यहाँ पे ग्लोमेरुलस आया, और यहाँ पे ये जो निकल रहा है ये क्या है, एफरेंट आर्टेरियोल, ये इसका थिन डायमीटर है। ओके, यहाँ से फिल्ट्रेट आ गया, ग्लोमेरुलस से अब किस में आ चुका है, बॉमेंस कैप्सूल में फिल्ट्रेट आ गया, तो ये कॉर्टेक्स रीजन है, ठीक है। फिर यहाँ पे PCT है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT। फिर इसके बाद ये आता डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये कहाँ है, मेडुला में है, और फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये सब लूप ऑफ हेनले मेडुला में। ओके, फिर उसके बाद ये DCT में चला जाता, DCT का डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT, ये कहाँ पे आ चुका है, कॉर्टेक्स में, एंड देन कलेक्टिंग डक्ट में चला गया फिल्ट्रेट। ओके, ये जो इफरेंट आर्टेरियोल आया था, जो आया था ये आके ये पूरे पे कैपिलरीज जैसा छा जाता है, इसे कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। और ये फिर जाके कहाँ जाता, ब्रांच ऑफ रीनल वेन, ये क्या है, ब्रांच ऑफ रीनल वेन। ओके, इन बोथ टाइप ऑफ नेफ्रॉन
दोनों कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, इन दोनों में क्या कॉमन है? कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है वहाँ पे प्रेजेंट है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, बॉमेंस कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी, और मेडुला में क्या है? ओनली लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो देखते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन और इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। पहला कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन यहाँ पे क्या है? रीनल कॉर्पसल, रीनल कॉर्पसल जो है इज प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स नियर किडनी वॉल नॉन एज किडनी, नॉन एज रीनल कैप्सूल, नॉन एज रीनल कैप्सूल, ये उसके पास में। ठीक है, 80 to 85% नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, ये स्मॉलर है साइज में। ठीक है, लूप ऑफ हेनले इसका शॉर्ट है, वाजर एक्टा अपसेंट और हाईली रिड्यूस्ड फंक्शन ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन। ओके, स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। ये एफरेंट आर्टेरियोल से आ रहा, ग्लोमेरुलस में गया, ग्लोमेरुलस और इधर जो निकला वो क्या है? इफरेंट आर्टेरियोल। ओके, ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट गया बॉमेंस कैप्सूल में एंड देन पीसीटी एंड देन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड देन डीसीटी और फिर आ गया कलेक्टिंग डक्ट में। ओके, इसके ऊपर जो ये नेट लाइक है कैपिलरी से कहते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी, जो कि आगे चल के ये जुड़ जाता है और बन जाता है ब्रांच ऑफ रीनल वेन, ब्रांच ऑफ रीनल वेन। ठीक है, ये एफरेंट आर्टेरियोल क्या है? ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, और ये जब जा रहा है जाके कहाँ जुड़ता है? ब्रांच ऑफ रीनल वेन में। ओके, ये था कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब देखते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, रीनल कॉर्पसल इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स नियर कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन, नियर कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन। ओके, 15 to 20% नेफ्रॉन जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है, ये लार्जर साइज में है, साइज में बड़ा है उससे। ठीक है, लूप ऑफ हेनले इसका लॉन्गर है, वासा रेक्टा प्रेजेंट, फंक्शन ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन, जब पानी की कमी हो, मान लो हम डेजर्ट में फंस गए या फिर जिस दिन फास्टिंग के उस दिन कंसनट्रेटेड यूरिन निकलता है तो उस दिन जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन काम करता। ओके, अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये यहाँ पे ये भी एफरेंट आर्टेरियोल से आ रहा और इसका एफरेंट आर्टेरियोल और ये डीसीटी का पार्ट ये दोनों काफ़ी क्लोज हो जाता, तो यहाँ पे ये बनाता जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, डीसीटी और एफरेंट आर्टेरियोल मिलके, ये बाद में पढ़ेंगे, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे भी फिल्ट्रेट आता ग्लोमेरुलस से बॉमेंस कैप्सूल में, फिर बॉमेंस कैप्सूल से पीसीटी एंड देन पीसीटी के बाद ये वासा रेक्टा, पीसीटी के बाद ये कहाँ आया? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, फिर थीन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, फिर थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड देन डीसीटी से चला गया कलेक्टिंग डक्ट में। ओके, इसके ऊपर जो ये नेट है ये इफरेंट आर्टेरियोल से निकल रहा है, एक जिसे कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और दूसरा जो कि यू शेप फॉर्म कर रहा है, यू शेप वासा रेक्टा जो बना रहा, माइन्यूट वेसल्स ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज दैट रन्स पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले। ओके, और ये जो था पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज की क्या है? ब्रांच ऑफ रीनल वेन। ओके, ये क्या? जक्स्ट्रा मेडुलरी जंक्शन, इन दोनों के पास में इसका ये। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर था जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का। अब देखते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर, ये जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन था, हाँ ठीक है। हाँ, देखते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ जेजी सेल्स, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, मॉडिफाइड स्मूथ मसल फाइबर्स ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल, मॉडिफाइड स्मूथ मसल फाइबर्स ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल और प्लस मैक्यूला डेंसा, मैक्यूला डेंसा क्या है? डेंसर सेल्स ऑफ डीसीटी, डेंसर सेल ऑफ डीसीटी, कॉलमनार सेल। यहाँ पे पहले तो होता है क्यूबॉइडल सेल, बट ये स्पेशलाइज्ड हो गया, मतलब थोड़ा मॉडिफाई हुआ और अब बन गया कॉलमनार सेल्स। तो ये एफरेंट आर्टेरियोल जो था इसका क्या मॉडिफिकेशन हुआ? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स कहलाया, मॉडिफिकेशन ऑफ स्मूथ मसल्स, मॉडिफाइड स्मूथ मसल फाइबर ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल प्लस मैक्यूला डेंसा क्या है? डेंसर सेल्स ऑफ डीसीटी, कॉलमनार सेल्स। ठीक है, ये क्या है? सॉल्ट सेंसिंग सेल्स, Na+ को ये सेंस कर सकता है, कम इसका अमाउंट हो चुका है या ज़्यादा अमाउंट हो चुका है, ये यही सेंस करके बताता है मैक्यूला डेंसा। ओके, ये किस किस चीज़ का बना है? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, डीसीटी हो गया और ये एफरेंट आर्टेरियोल और इसके बीच में कुछ यहाँ पे पैकिंग सेल्स प्रेजेंट है। ओके, अब देखते हैं फंक्शन ऑफ JGA, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। फंक्शन ऑफ JGA, इफ glomerular filtration rate decrease,
If glomerular filtration rate decrease, activation of macula densa, JGA secrete renin, it RENIN है यहाँ पे, ठीक है। GFR कम हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, या फिर BP कम हो गया या ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, देन GFR भी कम हो जाता है इसके चलते, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है, JGA जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस सिक्रेट्स रेनिन, मैक्यूला डेंसा एक्टिवेट हुआ, JG सेल सिक्रेट्स रेनिन, इट इंक्रीज BP और GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, दैट्स वाई ब्लड वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस, ओके। Second, it secretes erythropoietin. Erythropoiesis increase formation of RBCs. Erythropoietin भी किडनी ये JGA सेल सिक्रीट करता, ग्लोमेरुलर एपरेटस जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस JGA, it secretes erythropoietin. Erythropoiesis increase formation of RBC, okay. It secretes calcitriol. It secretes calcitriol, calcium absorption, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कराता ये, ठीक है। कैल्सीट्रायोल सिक्रेट करता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कराता, कहाँ से, वो हम लोग जो खाते हैं जब GIT में जाता, ठीक है। अब देखते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन एफरेंट आर्टेरियोल से आ रहा फिल्ट्रेट, मतलब ब्लड आया यहाँ पे और फिर ये पास किया सबसे पहले एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को पास किया, हैज़ फेनिस्ट्रेशन चालनी की तरह यहाँ पे छेद रहा था जिससे कि आगे पास कर पाता। एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैज़ फेनिस्ट्रेशन चालनी की तरह, ठीक है। फिर उसके बाद आता बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड देन थर्ड नंबर पे आता पोडोसाइट्स ऑफ बोमेंस कैप्सूल। पोडोसाइट्स ऑफ बोमेंस कैप्सूल, पोडोसाइट्स ऑफ बोमेंस कैप्सूल। पोडोसाइट्स क्यों कहा गया, ये पेडिसेल है, ये पोडोसाइट का स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये पेडिसेल जैसा इसका स्ट्रक्चर है। फिर इसके नीचे जो ये आता फिल्ट्रेशन सेल्ट और स्लिट पोर कहते हैं, ये प्रेजेंट है, छेद है, छोटा छोटा छेद प्रेजेंट है, ओके। और ये बोमेंस कैप्सूल, ये दो तरह का सेर, इसमें एक पैराइटल लेयर है जो कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का बना है, और दूसरा विसरल लेयर है, ये मॉडिफाइड, ओके, मॉडिफाइड सिंपल स्क्वैमस सेल है जो कि ये पोडोसाइट्स है, इसमें पोडोसाइट्स है, मॉडिफाइड सिंपल स्क्वैमस सेल पोडोसाइट। विसरल लेयर जो कि ऑर्गन के पास है, और ये क्या पैराइटल जो दूर में है, ये दोनों मिलके बोमेंस कैप्सूल बना रहा, ओके। तो इससे क्या क्या पास होके आया, सबसे पहले तो ये ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स और लार्ज प्रोटीन, और ये सब ब्लड में ही रह गया, ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट तो यहीं पर रह गया था। फेनेस्ट्रा ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, इससे लार्ज प्रोटीन पास हो गया, बट बेसमेंट मेम्ब्रेन इसे आगे नहीं जाने दिया, तो फिर से लार्ज प्रोटीन वापस इसी में आ गया। तो ब्लड में क्या क्या रह गया, फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्लस लार्ज प्रोटीन या फिर प्लाज्मा प्रोटीन कह लो, रिमेन इन ब्लड और रिमेन इन ग्लोमेरुलस। फिर इसके आगे क्या पास हुआ, इस मीडियम साइज प्रोटीन या फिर सिंपल ये कह लें फिल्ट्रेट में जो पहुंचा बोमेंस कैप्सूल में H2O है, अमीनो एसिड, आयंस, विटामिन्स, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन, ओके। और क्या क्या ग्लोमेरुलस में रह गया, प्लाज्मा प्रोटीन प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स रिमेन्स इन ब्लड, ओके, ठीक है। अब देखते हैं पैसेज ऑफ यूरिन, कॉर्टेक्स और ये मेडुला है, PCT में आया, PCT के बाद लूप ऑफ हेनले, फिर DCT, फिर कलेक्टिंग डक्ट। मैनी कलेक्टिंग डक्ट्स कन्वर्स टू डक्ट ऑफ बेलिनी, मैनी कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्स टू डक्ट ऑफ बेलिनी, डक्ट ऑफ बेलिनी कन्वर्स टू रीनल पैपिला में कन्वर्स हुआ, डक्ट ऑफ बेलिनी बहुत सारा मिलके ये रीनल पैपिला में कन्वर्स हुआ। रीनल पैपिला ये कहाँ पे, अपेक्स ऑफ मेडुलरी पिरामिड, रीनल पैपिला। फिर ये रीनल पैपिला है, फिर माइनर कैलिक्स यहाँ पे फिल्ट्रेशन को यूरिन बोलते हैं, ठीक है। माइनर कैलिक्स हो गया, फिर मेजर कैलिक्स, फिर रीनल पेल्विस में आया, फिर यूरेटर, माइनर से मेजर कैलिक्स, फिर रीनल पेल्विस जो कि फनल शेप स्ट्रक्चर था, रीनल पेल्विस, एंड देन यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, एंड देन यूरेथ्रा, देन आउटसाइड द बॉडी, ओके। यूरिन फॉर्मेशन अब देखते हैं, it occurs in three step. First, glomerular filtration. During filtration, plasma enter into capsular space.
During filtration, plasma enter into capsular space except large plasma protein. Okay. सेकेंड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में ले रहा, ठीक है. फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन, कुछ ब्लड से सिक्रीट करके इसमें दे डाल रहा. ओके. ये एफरेंट आर्टेरियोल हो गया, इसका डायमीटर थोड़ा ज़्यादा है इफरेंट के कंपैरिजन में, इफरेंट आर्टेरियोल के कंपैरिजन में. ये रीनल कॉर्पसल हो गया, रीनल कॉर्पसल. फिर ये कैप्सुलर स्पेस. ओके. अब देखते हैं. सबसे पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. Net filtration pressure is equals to GHP, glomerular hydrostatic pressure. GHP, glomerular hydrostatic pressure exerted by the blood on the wall of glomerular blood capillaries. Pressure exerted by the blood on the wall of glomerular blood capillary. ये पॉजिटिव प्रेशर है. प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरी, ये पॉजिटिव प्रेशर है. 55 mm ऑफ Hg, ठीक है. नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो होता है GHP माइनस BCOP प्लस CHP इक्वल्स टू 55 माइनस 30 प्लस 15 इक्वल्स टू 55 माइनस 45 इक्वल्स टू 10 mm ऑफ Hg. तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना रह जाता है 10 mm ऑफ Hg, ठीक है. अब उसके बाद आते हैं BCOP, देखते हैं क्या है. ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है. 30 mm Hg. प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्लाज्मा प्रोटीन 30 mm Hg. ये क्या है, नेगेटिव प्रेशर. कुछ ब्लड कोलॉइडल है. ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्लाज्मा प्रोटीन, इसके प्रोटीन में जो प्रेशर है, तो इधर और इधर जाता है जगह देख के. ये क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्लाज्मा प्रोटीन्स 30 mm ऑफ Hg, ये भी नेगेटिव प्रेशर हो गया, ठीक है. उसके बाद CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फिल्ट्रेट ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कैप्सुलर स्पेस. Pressure exerted by the filtrate already present in the capsular space. ये क्या 15 mm Hg. CHP, capsular hydrostatic pressure. Pressure exerted by the filtrate already present in the capsular space. ये कितना 15 mm Hg, ये भी नेगेटिव प्रेशर है. ओके. अब फिर आता है रीनल ब्लड फ्लो 1100 to 1200 ml per minute. रीनल मतलब किडनी से कितना ब्लड फ्लो हो रहा. रीनल ब्लड फ्लो, वॉल्यूम ऑफ ब्लड फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट 1100 to 1200 ml per minute, मतलब 1/5 ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट. ओके. वेंट्रिकल से अप्रॉक्स 5 लीटर जाता है, इसलिए कहा गया ये 1/5 है, ठीक है. ब्लड में 55% प्लाज्मा और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स. तो फिर देखते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो, क्योंकि आ तो रहा इधर रीनल ही, तो रीनल प्लाज्मा फ्लो ये कितना है 625 ml पर मिनट. फिल्ट्रेट फ्रैक्शन अगर देखें तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 125 ml पर मिनट. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR, ये कितना है 125 ml पर मिनट, i.e. 180 लीटर पर डे. तो ये कह सकते हैं 99% ऑफ दिस रीअब्सॉर्ब्ड इन ट्यूबुलर पोर्शन, i.e. यूरिन. तो फिर इसलिए हाँ 99% तो रीअब्सॉर्ब हो जाता है, क्योंकि यूरिन फॉर्म कितना होता है 1 to 1.5 लीटर पर डे, ठीक है. तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है 125 ml पर मिनट. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 125 ml पर मिनट, इससे बना 180 लीटर पर डे. तो फिर 99% रीअब्सॉर्ब हो गया. देन यूरिन 1 to 1.5 लीटर पर डे. अब देखते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन GFR अपॉन RPF into 100. GFR, glomerular filtration rate upon renal plasma flow into 100 is equals to 125 upon 625 into 100 means 15 to 20%.
ठीक है। जब बीपी कम हो रहा ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा, बीपी कम हो रहा, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये भी कम हो रहा, तो मतलब क्या हो गया, जीएफआर कम हो गया, तो यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज हो गया। ठीक है। सेकेंड आता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। पीसीटी सबसे पहला पीसीटी देखते हैं। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, माइक्रोविलाई, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, 70 to 80% reabsorption of electrolyte and maximum water reabsorbed passively. 70 to 80% reabsorption of electrolyte and maximum water reabsorbed passively. लास्टली कंडीशन कैसा रह जाता है, आइसोटोनिक ही रह जाता, जितना इलेक्ट्रोलाइट यहाँ से रीएब्जॉर्ब हो रहा, वाटर भी रीएब्जॉर्ब हो रहा, तो ओवरऑल फिर आइसोटोनिक कंडीशन ही रह गया। ठीक है। नियरली ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रीएब्जॉर्ब, ग्लूकोज Na प्लस अमीनो एसिड ये एक्टिवली रीएब्जॉर्ब हो रहा, ग्लूकोज Na प्लस अमीनो एसिड ये एक्टिवली रीएब्जॉर्ब हो रहा, Cl माइनस और HCO3 माइनस ये पैसिवली रीएब्जॉर्ब हो रहा, Cl माइनस और HCO3 माइनस ये पैसिवली रीएब्जॉर्ब हो रहा। ओके। लूप ऑफ हेनले अप्रॉक्स 5% रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे क्या है, मिनिमम एब्जॉर्प्शन सबसे कम कहाँ, असेंडिंग लिम्ब में मिनिमम एब्जॉर्प्शन असेंडिंग लिम्ब में। सबसे पहले देखते हैं डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, परमिएबल टू वाटर, डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, मिक्स फिल्ट्रेट हाइपरटोनिक। क्यों, क्योंकि बस वाटर के लिए परमिएबल, तो वाटर इससे निकल रहा, तो नीचे आते आते बस इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो ये कैसा फिल्ट्रेट बन चुका है, हाइपरटोनिक। ओके। अब असेंडिंग लिम्ब में परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट एंड इम्परमिएबल टू वाटर, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ से निकल रहा तो बस पानी इसमें रहते जा रहा, क्योंकि इम्परमिएबल टू वाटर असेंडिंग वाला, तो ऊपर जाते जाते पानी की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, डेट्स वाई मिक्स फिल्ट्रेट हाइपोटोनिक। पीसीटी में ये आइसोटोनिक ही है, रिमेंस द सेम इन पीसीटी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ओके। जब नीचे आ रहे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से, तो ये वाटर के लिए परमिएबल है और इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ से पानी निकल गया, तो नीचे आते आते कैसा हो गया, हाइपोटोनिक कंडीशन। फिर जब ऊपर जा रहे, तो यहाँ पे ऊपर जाते टाइम असेंडिंग जो है दो तरह का रहता है, एक थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे सिर्फ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, तो यहाँ से NaCl पैसिवली आ रहा, Na+, ये होता है ascending limb of loop of Henle only permeable to electrolyte and impermeable to water। तो यहाँ से पैसिवली निकला, और ऊपर में जब थिक आ जाता है तो यहाँ पे NaCl निकलता तो है, बट ये एक्टिवली, क्योंकि मेम्ब्रेन मोटा है तो इसको बाहर करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती। ओके। फिर जब ऊपर जाते गया तो NaCl बाहर आते जा रहा, क्योंकि ये परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट एंड इम्परमिएबल टू वाटर है, तो अब ऊपर जाने के बाद कैसा हो गया, हाइपोटोनिक, क्योंकि NaCl निकल चुका है, सिर्फ पानी बचा। ठीक है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से ये एक्टिवली था। ओके। अब आते हैं डीसीटी पे। डीसीटी 10 to 15%, डीसीटी में 10 to 15% सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl एंड वाटर, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na प्लस एंड वाटर, और SCO3 का भी यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होता। ठीक है। SCO3 माइनस का पीसीटी से भी हो रहा था रीअब्जॉर्प्शन, डीसीटी से भी हो रहा। ओके। अब देखते हैं कॉर्टेक्स और मेडुला, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। SCO3 माइनस रीअब्जॉर्ब हो रहा पीसीटी से, NaCl रीअब्जॉर्ब हो रहा, H2O न्यूट्रिएंट K+ सिर्फ और सिर्फ पीसीटी से ही रीअब्जॉर्ब होता। ओके। और फिर यहाँ पे H+ सिक्रीट किया जा रहा है, NH3 नाइट्रोजनस वेस्ट, ये दोनों चीज़ें सिक्रीट किया जा रहा है, H+ और NH3 पीसीटी में सिक्रीट किया जा रहा है। ओके। अब डीसीटी में देखते हैं। डीसीटी में NaCl H2O और SCO3 माइनस, NaCl H2O और HCO3 माइनस, ये सब यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो रहा है, NaCl H2O SCO3 माइनस, और इसमें डाला क्या जा रहा है, K+ और H+ का सिक्रीशन हो रहा। ठीक है। जब नीचे आ रहे थे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से H2O यहाँ से निकल रहा, फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से NaCl निकल रहा। ओके। सम अमाउंट ऑफ यूरिया इज ऑल्सो रीअब्जॉर्ब फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट एंड सिक्रेटेड टू पीसीटी, सिक्रेटेड टू लूप ऑफ हेनले। ओके। अब देखते हैं डीसीटी। डिहाइड्रेशन जब होता, जब वाटर काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, डिहाइड्रेशन हो चुका मतलब वाटर लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो वाटर का अमाउंट ब्लड में कम हो चुका है, मतलब हमारे बॉडी में कम हो गया है।
मीन्स ब्लड में, ठीक है। तो इस टाइम क्या होता है, ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेशन। ऑस्मो रिसेप्टर जैसे एक्टिवेट हुआ, वो मैसेज कहाँ पहुँचा है, हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस क्या है, थ्रस्ट सेंटर। हाइपोथैलेमस मैसेज भेजा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास मैसेज भेजा हाइपोथैलेमस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये क्या क्या सिक्रीट, एडीएच सिक्रीट किया, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच, और इसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ H2O फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। एडीएच क्या करवा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ H2O फ्रॉम कलेक्टिंग डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो फिर लेस यूरिन फॉर्मेशन होने लगा, तो पानी की बचत होने लगी, तो हमारे ब्लड फिर से ब्लड में ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ओके, अब दूसरा, जब जीएफआर कम होता है तो उस टाइम मैक्यूलर डेंसा भी एक्टिवेट होता था, यस। देन उस टाइम क्या होता है, जेजी सेल्स सिक्रीट करता रेनिन, एंड रेनिन एक्ट करता एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता। फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स ये एल्डोस्टेरॉन को मैसेज भेजता, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स था, कॉर्टेक्स बाहर वाला, ये एल्डोस्टेरॉन का मैसेज भेजता है। एल्डोस्टेरॉन ये क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, हाँ कॉर्टेक्स से निकल रहा, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकला है, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, कहते हैं इसे एल्डोस्टेरॉन को, ठीक है। और ये क्या रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl एंड H2O फ्रॉम डीसीटी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डीसीटी है इसमें, ऐसे भी याद रख सकते हैं। एल्डोस्टेरॉन को जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट कर रहा है, इसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। तो मिनरल Na+, यहाँ पे Na+ आ गया, यहाँ पे Na+ और Na+ ये सिर्फ और सिर्फ डीसीटी से आ रहा। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl एंड वाटर फ्रॉम डीसीटी ओनली। ओके, अब आता है कलेक्टिंग डक्ट, वाटर रीअब्जॉर्प्शन ADH, और ये क्या कंडीशनल है, ADH जिस टाइम काम करता है बस उसी टाइम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, कंडीशनल है ये। ओके, अब आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन, थर्ड नंबर, ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, क्रिएटिनिन, H+, K+, एटसेट्रा। H+ फॉर pH बैलेंस, K+ फॉर सोडियम पोटेशियम बैलेंस। ओके, इन पीसीटी सिक्रीशन ऑफ यूरिया H+ और अमोनियम आयन क्रिएटिनिन अकर। और डीसीटी में इन डीसीटी H+, K+, NH3, H+, K+, NH3। और फिर कलेक्टिंग डक्ट में K+ H+ आयन का ही सब सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं ऑस्मोलैरिटी क्या होता है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जैसे 2 ग्राम NaCl है 100 ml H2O में, 2 ग्राम NaCl है 100 ml H2O में, और इधर 100 ग्राम NaCl है 100 ग्राम H2O में, तो बी की ऑस्मोलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है ए से। ओके, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। यूरिन 1 to 1.5 लीटर पर डे रिलीज होता, ठीक है। pH 6.8 है, है स्लाइटली एसिडिक। पर डे 25 to 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम बॉडी। क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड एंड एक्सेस आयंस ऑल्सो रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी। लाइट येलो कलर्ड, और इसका येलो कलर क्यों आता है लाइट येलो कलर, ड्यू टू यूरोक्रोम और यूरोब्लिन। आता है काउंटर करंट मैकेनिज्म, मेन बंदा है एडीएच, और साथ में काम करता है यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन। ओके, काउंटर करंट मैकेनिज्म, मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेट कर देता, ठीक है। कैसे कॉन्सेंट्रेट करता है, एक तो काउंटर करंट के थ्रू, और दूसरा RAAS रास के थ्रू। मेन बंदा इसमें मेन काम तो करता है एडीएच, हाँ, और एल्डोस्टेरॉन भी है। ओके, जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन वर्क करता है इसमें, वर्क करता। नेवर ऑपरेट इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ओनली ऑपरेट व्हेन H2O intake is very low, otherwise when H2O intake is good, cortical nephron function makes a normal dilute urine. Otherwise when H2O intake is good, cortical nephron function makes normal dilute urine. Okay, counter current देखते हैं। अब काउंटर मतलब हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन। लूप ऑफ हेनले यहाँ पे कहाँ रहता, और ये मल्टीप्लायर का काम करता, एंड वासारेक्टा एक्सचेंज का काम करता। ये दोनों मिलके क्या करता, ये दोनों मिलके वर्क करता। और काउंटर करंट क्यों कहा गया, क्योंकि फ्लो ऑफ फ्लूइड इज़ इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे ये पीसीटी के बाद ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, फिर इधर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये आपस में भी काउंटर है, दोनों अपोजिट है, हाँ। बट हम लोग किसके कंपैरिजन में देख रहे हैं, ये इफरेंट
आर्टेरियोल जो है ये डिसेंडिंग वाला, इधर डिसेंडिंग और फिर इधर से असेंडिंग, ये इधर से आ रहा और फिर ऊपर जा रहा, ये और ये दोनों एक दूसरे के लूप ऑफ हेनले। और ये आर्टेरियोल जो था, मतलब नहीं, यहाँ से निकलता तो है डिफरेंट आर्टेरियल्स, और इसे कैसे कहते क्या है, वासा रेक्टा। वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले ये दोनों आपस में ऑपोजिट है, वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले। हाँ, ये दोनों तो मेनली काम कर रहा है इसमें, ये दोनों आपस में भी काउंटर करंट है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है इन दोनों में भी ब्लड। ओके, अब देखते हैं सबसे पहले एफरेंट आर्टेरियोल यहाँ से आ रहा ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से फिर आया बोवेंस कैप्सूल में, उस टाइम 300 था, फिर पूरे पीसीटी में भी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर रहा। ओके, हाँ, स्टार्ट कहाँ से करते हैं इस चीज़ को पढ़ना हमें। हम लोग सबसे पहले देखते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये क्या है, परमिएबल टू NaCl है, तो यहाँ से सबसे पहले NaCl को बाहर किया जाता, निकाला जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉल्टी करने के लिए, सॉल्टी जब हो गया, यहाँ का इन्वायरमेंट सॉल्टी हो गया, NaCl बाहर आ गया, तो जब वासा रेक्टा में डिसेंडिंग वासा रेक्टा जो है, डिसेंडिंग वासा रेक्टा, यहाँ से फिर पानी निकलना स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे NaCl है, काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी है, तो यहाँ से कुछ कुछ पानी आ रहा और पानी आते जा रहा। हाँ, इससे भी पहले जब यहाँ पे सॉल्टी हो चुका है तो उसके बाद पीसीटी तक आ चुका था, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर था। फिर इसके नीचे जब आया तो देखा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सॉल्टी है, तो यहाँ से वाटर रिलीज होना स्टार्ट हुआ। देन 400 इसका ऑस्मोलिटी हुआ, फिर 600, 800, 900, 1000 एंड देन 1200 आ गया नीचे आते आते। इससे पानी निकलते निकलते, क्योंकि NaCl यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा करके रखा था ये, तो पानी इससे निकल दे गया। तो भी नीचे आते आते ये हाइपरटोनिक बन चुका है, हाइपरटोनिक हो चुका है, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। फिर जब ये धीरे धीरे, ये था डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, फिर असेंडिंग में क्या हो रहा था, NaCl निकल रहा था, तो वही है, फिर धीरे धीरे NaCl जब निकलता गया तो 1000, फिर उससे कम हुआ 900, फिर 800, 600, 400 देन 300, फिर 200। ओके, ये हो गया असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब वासा रेक्टा जो उधर से आ रहा था, वासा रेक्टा जब देखा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा NaCl है, तो इससे भी पानी निकलना स्टार्ट हुआ, और इसमें पानी जो है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में पानी इसलिए नहीं जा रहा था, सिर्फ से NaCl निकल रहा था, क्योंकि ये इम्परमिएबल है वाटर के लिए, बट वासा रेक्टा ये तो दोनों के लिए है परमिएबल, तो इससे यहाँ से पानी तो निकल रहा, बट साथ में यहाँ पे NaCl भी इसके अंदर जाते जा रहा। तो पानी निकलने और NaCl के जाने की वजह से क्या हुआ, इसकी भी ऑस्मोलिटी में डिफरेंस आई, 300 से 400, फिर 400 से 600, 800, 900, 1000 एंड देन 1200। फिर इसके बाद वासा रेक्टा जो असेंडिंग वाला है, असेंडिंग वाला जो है, फिर वहाँ पे 1200 तक आ चुका है, ये भी हाइपरटोनिक बन गया। फिर जब इधर आया तो इधर देखा यहाँ से पानी निकल रहा है, पानी काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले वो इम्परमिएबल टू NaCl है, बट परमिएबल टू वाटर है, तो यहाँ से पानी निकल चुका है, काफ़ी ज़्यादा पानी पानी है। तो जब ये आया वासा रेक्टा, ये असेंडिंग वाला जो है वासा रेक्टा, असेंडिंग वासा रेक्टा, यहाँ से फिर NaCl निकलना स्टार्ट हुआ और पानी इसके अंदर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पानी का अमाउंट ज़्यादा है, तो यहाँ NaCl निकल रहा 1000 से 900, फिर 800, फिर उसके बाद जैसे जैसे ऊपर होते गया, आते गए, कम होता गया, 400, फिर 300 तक आ गया। ये सारा NaCl निकाल दिया। जितना NaCl पहले एब्जॉर्ब किया था वासा रेक्टा, उतना बाद में वापस उतना ऊपर जाते टाइम ये सब रिलीज़ कर दिया, ये अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाता। और साथ में क्या हुआ, तो ऐसा क्यों किए, जितना था उतना ही हो गया, बाद में सॉल्ट लेने और देने से क्या फ़ायदा हुआ, फ़ायदा यही हुआ, ये 20% एक्स्ट्रा वाटर सेव कर पाया इन ब्लड में 20% एक्स्ट्रा वाटर इन ब्लड में आया, तो यहाँ पे सेविंग हो गया कुछ वाटर का, वाटर सेव हो गया। ठीक है, ऊपर ज़्यादा कि फिर से इसकी ऑस्मोलिटी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर ही हो गई। ओके, नो ओवरऑल चेंज इन ऑस्मोलिटी ऑफ फिल्ट्रेट इन पीसीटी। इन पीसीटी फिल्ट्रेट इज आइसोटोनिक टू ब्लड और प्लाज्मा और ब्लड प्लाज्मा। ओके, ये बाहर की स्पेस को क्या कहते हैं, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यहाँ पे जो हाई ऑस्मोलिटी किया, कौन कौन मिलके, यूरिया और NaCl, मेनली तो NaCl, हाँ बट यूरिया भी। ओके, फिर यहाँ पे जो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये कौन करवा रहा है, ADH। यहाँ पे ADH ही मेनली काम करता। ओके, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ H2, ADH, जब हम लोग तो पहले पढ़े थे, ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिवेट करता किसे, हाइपोथैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस रिलीज़ करवाता पिट्यूटरी से ADH। तो ADH क्या काम करता है, यहाँ से दोनों जगह से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा। ओके, फिर कलेक्टिंग डक्ट में जब इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो चुका है वाटर यूरिन, तो फिर कलेक्टिंग डक्ट में आते आते इसका 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो जाता, यूरिया का कंसंट्रेशन इतना हो गया।
हाँ, सारा काम तो यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद यूरिया, ये भी ऑस्मोलाइट की तरह काम करता है। हाँ, लेटर पार्ट ऑफ डीसीटी, लेटर पार्ट ऑफ डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ पे प्रिंसिपल सेल्स प्रेजेंट रहता है, हैव एक्वापोरिन, जो कि थ्रू विच H2O मूव, इसके थ्रू H2O मूव करता एडीएच की प्रेजेंस में, मतलब एडीएच के प्रेजेंस में, हाँ, काम करता है ये, ठीक है। हाँ, इस दोनों के बीच के स्पेस को मेडुलरी इंटरस्टिशियम भी कहते हैं और रीनल इंटरस्टिशियम भी कहते हैं। ओके, हो गया ये कंप्लीट। अब देखते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जब डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम होगा या फिर डिक्रीज बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम और डिक्रीज आयनिक कॉन्सेंट्रेशन, तो ये इस टाइम क्या होता है, ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाता है एंड देन हाइपोथैलेमस के पास मैसेज भेजता है। और हाइपोथैलेमस क्या है, थ्रस्ट सेंटर, ये मैसेज भेजता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, जिसे न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस सिक्रेट्स एडीएच। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन नहीं बनाता, सिर्फ स्टोर करके रखता। ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच फॉर्म्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड स्टोर इन पिट्यूटरी एंड स्टोर इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसे न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहा जाता। तो ये क्या कर रहा है, सिक्रेट्स एडीएच, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ H2O फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, सिर्फ और सिर्फ H2O। ओके, ये क्या किया, ब्लड वॉल्यूम को ब्लड वॉल्यूम रिस्टोर किया। और फिर डायूरेटिक सब्सटेंस क्या है, जो कि डायूरेसिस करवाता, एक्सेसिव यूरिनेशन करवाता। टी, कॉफ़ी, अल्कोहल और ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ये हार्ट में रहता। हाँ, पढ़ेंगे आगे। ये सब अगर कोई इंसान ज़्यादा पीता है तो ऑलरेडी एक्सेसिव यूरिनेशन होगा, तो फिर ये हो सकता है उस टाइम एक्टिवेट। हाँ, अब देखते हैं एडीएच। एडीएच इज ऑल्सो नॉन एज वैसोप्रेसिन, क्यों कहा गया, क्योंकि ये कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता, डेट्स वाई बीपी बढ़ जाता, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता, जीएफआर इंक्रीज हो जाता। ओके, अब देखते हैं रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम जब कम हुआ है और बीपी कम हुआ या फिर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम हुआ या जीएफआर कम हुआ, उस टाइम क्या होता, मैक्यूला डेंसा एक्टिवेट होता। वो जीजी सेल्स का एक्टिवेशन हुआ, सिक्रेट्स रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजेन, जो कि इनएक्टिव है, फॉर्म्ड बाय लिवर, 485 अमीनो एसिड से बना है। एंजियोटेंसिनोजेन इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव है, फॉर्म्ड बाय लिवर। रेनिन इसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, जो कि 10 अमीनो एसिड का है। बस अब एंजियोटेंसिनोजेन ये इनएक्टिव था, फॉर्म्ड बाय लिवर, इसको रेनिन कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन 1 में एंड देन फ्रॉम लंग्स से क्या रिलीज होता, लंग्स बनाता है एंजियोटेंसिनोजेन 1 कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये क्या कन्वर्ट किया, फिर कन्वर्ट करके बनाया एंजियोटेंसिनोजेन 2, ये 8 अमीनो एसिड का है। ओके, अब एंजियोटेंसिनोजेन 2 ये तीन तरह से एक्ट करता। पहला, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज वैसो कंस्ट्रिक्टर, तो वेसल्स को ये कंस्ट्रिक्ट कर दिया तो बीपी बढ़ गया, बीपी इंक्रीज और ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इंक्रीज और जीएफआर इंक्रीज। ओके, दूसरा, स्टिमुलेट एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट किया, ये क्या किया, सिक्रेट एल्डोस्टेरोन, जिसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी कहा जाता है, एल्डोस्टेरोन सिक्रेट किया। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ और H2O फ्रॉम DCT, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड H2O तो थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ H2O फ्रॉम DCT, ओनली DCT, ठीक है। इस टाइम क्या हुआ, फिर जब रीअब्जॉर्प्शन हो गया तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, जीएफआर इंक्रीज हो गया, बीपी इंक्रीज हो गया। और तीसरा, ये क्या काम करता, हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव सिग्नल देता, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस को दिया पॉजिटिव सिग्नल, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास मैसेज गया, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट किया एडीएच, रिलीज इन ब्लड, एडीएच ये रिलीज किया ब्लड में, हाइपोथैलेमस के थ्रू भी यहाँ पे एडीएच रिलीज करवाया जाता ब्लड में। ओके, बाय हार्ट क्या काम कर रहा, बीपी जब बढ़ जाता, जब जीएफआर बढ़ जाता, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब इंक्रीज हो जाता, मे भी हो सकता है उस टाइम हार्ट का वॉल रैप्चर हो जाए, तो उस टाइम एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट ये क्या करता, सिक्रीट ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जो कि वैसोडाइलेशन का काम करता, बीपी को कम कर दिया, वैसोडाइलेशन जैसे ही वेसल्स डायलेट हो गया, बड़ा हो गया, तो बीपी कम हो गया। हाँ, सिक्रीट Na+ इन यूरिन
वेरी लेस अमाउंट में सिक्रीट Na प्लस इन यूरिन, प्रमोट डायूरेसिस। तो फिर ब्लड वॉल्यूम अब बॉडी से कम हो गया क्योंकि डायूरेसिस यूरिन फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा। Na प्लस यूरिन में सिक्रेट किया इन वेरी लेस अमाउंट, ठीक है। प्रोमोट डायूरेसिस तो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। एक्ट अगेंस्ट रास, सॉरी ब्लड वॉल्यूम जो कम हो गया क्योंकि डायूरेसिस जब प्रोमोट डायूरेसिस जब यूरिन फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा तो ब्लड वॉल्यूम कम हो गया क्योंकि ब्लड पानी तो बाहर जा चुका है बॉडी से, ओके। तो ये वैसोडाइलेशन करवाता है, ठीक है। एक्ट अगेंस्ट रास मैकेनिज्म, चेकिंग करता है ये रास्ट में एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये जो रास था इसमें रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na प्लस एंड H2O फ्रॉम DCT, कैसे ये देख लेते हैं। यहाँ पे जो पंप रहता है, पंप यहाँ पे ATP से ADP प्लस PI बना तो 3 Na प्लस अंदर लिया और 2 K प्लस बाहर दिया। 3 Na प्लस के अंदर लिया तो Na प्लस आ गया, तो यहाँ पे H2O भी आ गया थ्रू ऑस्मोसिस। यूरिन कंसंट्रेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे K प्लस तो ये सिक्रेट कर रहा, तो K प्लस सिक्रेटेड इन यूरिन, K प्लस सिक्रेटेड फ्रॉम ब्लड इनटू फिल्ट्रेट, K प्लस सिक्रेटेड फ्रॉम ब्लड इनटू फिल्ट्रेट, ओके। और यहाँ पे एक था हाइपोथैलेमस जो कि काम किया था। हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से मैसेज किया, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ADH रिलीज करवाया इन ब्लड, तो ADH रिलीज करवाया पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो ये भी वैसे एक्ट किया, ओके। नाइट्रोजिनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट, ये किस में होता है, यूरिक एसिड रेप्टाइल्स बर्ड्स में होता है, तो फिर इसका हो गया आंसर पैवो क्या, पीकॉक, ये बर्ड्स है, ओके। अब देखते हैं लंग्स। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 200 ml per minute and significant amount of water, removal of CO2 200 ml per minute and significant amount of water, okay. Liver, largest gland of our body, bile pigment, bilirubin and biliverdin, cholesterol, degraded steroidal hormone, drugs and vitamins, they come out of the body as feces, ये सब डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ निकल जाता, यस। HDL ये कोलेस्ट्रॉल को ब्लड वेसल से लीवर तक पहुंचाता, फिर उसके बाद फॉर्म बाइल सॉल्ट, ओके। कोलेस्ट्रॉल फॉर्म स्टेरॉयड हार्मोन, प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉर्म विटामिन्स, फॉर्म बाइल सॉल्ट, ठीक है। स्किन सोडिफेरस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, प्राइमरी फंक्शन है इसका कूलिंग इफेक्ट शो करता है, ठीक है। स्वेट NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड और H2O, स्वेट के साथ ये सब भी निकलता है, NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड और H2O, प्राइमरी फंक्शन कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा आता सीबेसियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, दिस सिक्रेट सीबम ऑयल, प्रोवाइड प्रोटेक्टिव ऑयलिंग कवरिंग, प्रोवाइड प्रोटेक्टिव ऑयल कवरिंग, इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ स्टेरॉयडल हाइड्रोकार्बन एंड वैक्सेस। This secrete sebum oil provide protective oily covering. It helps in removal of sterol or hydrocarbon and waxes. Saliva में भी nitrogenous waste, saliva में भी N2 waste compound रहता, ठीक है। N2 waste are released in the form of saliva also. यूरिन लाइट येलो कलर का होता है, क्यों, ड्यू टू यूरोक्रोम, ओके। characteristic order slightly acidic, pH 6.0, specific gravity 1.001 to 1.035, okay. 25 to 30 gram urea eliminated out per day, इसलिए यूरोटैलिक, ठीक है। 1 to 1.5% लीटर पर डे, इसमें 95% H2O रहता, 5% इलेक्ट्रोलाइट, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, K प्लस, H प्लस एट्सेट्रा। अब देखते हैं डिसऑर्डर। यूरेमिया, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू accumulation of urea in blood. Malfunctioning of kidney can lead to accumulation of urea in blood. Blood cells and plasma protein cannot pass through fallopian tube. हाँ, देखते हैं अब हेमोडायलिसिस का है आर्टिफिशियल किडनी। यहाँ पे रीनल आर्टरी से ब्लड लिया जाता, कनेक्ट किया जाता, इसमें हेपरिन डाल दिया जाता जो कि एंटीकोगुलेंट है, ब्लड जमे ना बॉडी के बाहर, और इसको पहले हाई टेम्परेचर पे लाया जाता। हाई टेम्परेचर पे क्यों लाया गया, हाई टेम्परेचर प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ, 0 डिग्री सेल्सियस पे किया गया। फिर इसके बाद इसको भेजा गया डायलाइजिंग यूनिट में। यहाँ पे सिलोफियन ट्यूब का है, ये बना सिलोफियन ट्यूब का मेम्ब्रेन है। सिलोफियन ट्यूब क्या होता, अब
कैसा होता है, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन कैन नॉट पास अक्रॉस, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन कैन नॉट पास अक्रॉस, सेलोफेन ट्यूब को पास नहीं कर सकता, ठीक है। इधर से फ्रेश डायलाइसिंग फ्लूइड आते जाता है, फ्रेश डायलाइसिंग फ्लूइड आते जाता है, और यहाँ से जो इसके अंदर है यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब निकलते गया, डायलाइसिंग फ्लूइड है ये। कॉम्पोजिशन सेम एज दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट एंड प्लाज्मा प्रोटीन, ओके। फिर यहाँ पे एक साइड में दूसरा लगा हुआ रहता है, यूज्ड डायलाइसिंग फ्लूइड इसमें इकट्ठा होते जाता है, एक्यूमुलेट। फिर उसके बाद वार्म करके ये ब्लड अब क्लीन हो चुका है तो इसको वार्म किया गया एंड एंटी हेपेरिन डाल दिया गया 37 डिग्री सेल्सियस, और फिर इसे रीनल वेन में डाल दिया गया। एक्यूट किडनी फेल्योर, एक्यूट किडनी फेलियर और रीनल फेलियर, एक्यूट किडनी फेलियर और रीनल फेलियर, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, kidney transplantation is the only option. Acute kidney failure और renal failure, acute kidney failure और renal failure भी से कहते हैं, इसका एक ही उपाय किडनी ट्रांसप्लांटेशन। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम, यहाँ इम्यून सिस्टम यहाँ काम करता है जो कि टी सेल्स है, ठीक है। गिव इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन, गिव इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन साइक्लोस्पोरिन, ओके। सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा होता, चाहे ट्विंस का हो, सिबलिंग्स का हो, पेरेंट का हो, क्लोज रिलेटिव, डोनर, ये सब का हो, ओके। रीनल फेलियर, इट इज़ अ कंडीशन, रीनल फेलियर क्या है, रीनल फेलियर इट इज़ अ कंडीशन व्हेन बोथ ऑफ द किडनी स्टॉप वर्किंग, मरकरी पॉइजनिंग की वजह से, या फिर अनकंट्रोल्ड ट्यूबरक्लोसिस, या फिर एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेन किलर, या फिर हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के भी कारण किडनी पे असर पड़ता है, किडनी खराब हो सकती है। एक्यूट किडनी फेलियर और रीनल फेलियर। अब दूसरा आता है किडनी कैल्कुली, किडनी कैल्कुली, किडनी स्टोन्स, स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ ऑक्सलेट, स्टोन और इनसॉल्युबल मासेस ऑफ ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट। रीनल कैल्कुलाई, और इसे किडनी स्टोन भी कहते हैं, स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट। glomerulonephritis, glomerulonephritis, inflammation of glomerulus, inflammation of glomerulus। glucose urea, presence of glucose in urine। ketonuria, presence of ketone bodies in urine, also released during starvation, also released during starvation। ये दोनों उस टाइम रिलीज़ होता है इंडिकेट, और ये दोनों जब रिलीज़ हो रहा, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन या फिर प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन, इंडिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मलाइटस, इंडिकेशन ऑफ इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज़ मलाइटस और सुगरी। और डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होता है, टेस्टलेस डायबिटीज़ ड्यू टू अंडर सिक्रेशन ऑफ ADH, due to under secretion of ADH, low secretion of ADH in the body, low secretion of ADH in the body, ड्यू टू अंडर सिक्रेशन। और अब ये डायबिटीज़ इंसिपिडस होता कब है, ड्यू टू अंडर सिक्रेशन ऑफ ADH, मतलब लो सिक्रेशन ऑफ ADH इन द बॉडी। इसकी वजह से क्या हो गया, डायूरेसिस ज़्यादा हुआ, ओनली वाटर रिलीज हो रहा, तो इस वजह से अब क्या हो रहा, एक्सट्रीम थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा इंसान को प्यास लग रही, ओके। अब देखते हैं अफेक्ट ऑफ रीनल फेल्योर ऑन बॉडी, यूरेमिया, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, ठीक है। फिर क्रिएटिनिन लेवल इंक्रीज हो जाएगा ब्लड में, एसिडोसिस, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड बिकम्स एसिडिक। फिर एनीमिया, किडनी प्रोड्यूसेस erythropoietin hormone, kidney produces erythropoietin hormone which helps in RBC production in red bone marrow, which helps in RBC production in red bone marrow. In case of renal failure, EPO, erythropoietin hormone is not produced, तो RBC production decrease हो जाता and person suffers from anemia. In case of renal failure, EPO, erythropoietin is not produced, RBC production decreases and person suffers from anemia. Anemia is a condition where oxygen carrying capacity of blood reduce। हाँ, क्योंकि तो किडनी ख़राब हो चुका है तो फिर एथ्रोपोइटिन हार्मोन भी नहीं बन रहा, तो आरबीसी प्रोडक्शन
इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन नहीं बना तो इससे आरबीसी प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा, और आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, यही ऑक्सीजन कैरियर है, तो ये कम हो गया तो हीमोग्लोबिन की भी कमी हो गई। ओके। हाँ, ओलिगोयूरिया वेरी लेस यूरिन प्रोडक्शन एंड एनोरिया नो यूरिन प्रोडक्शन। ट्रीटमेंट ऑफ रीनल फेलियर, hemodialysis, kidney transplantation, hemodialysis, this is not permanent solution, kidney transplantation permanent solution। kidney produces calcitriol, और ये क्या करता है, प्रोड्यूसर्स कैल्सीट्रायोल जीआईटी ट्रैक्ट से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाता है, जीआईटी ट्रैक्ट से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाता है। व्हेन किडनी फेलियर, जब किडनी का फेल हो जाता है तो फिर नो कैल्सीट्रायोल विल बी प्रोड्यूस्ड, तो फिर एलिमेंट्री कैनाल स्मॉल इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। और हीमोडायलिसिस अगर कोई इंसान करवा रहा, बट हीमोडायलिसिस में तो कैल्सीट्रायोल नहीं है, तो वो भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं करवाएगा, तो जब किडनी खराब हो जाती तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। यूज़, एक क्वेश्चन है जो कि PYQ है, यूज़ ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन नाइट्रोजिनस वेस्ट बिल्ड इन द बॉडी। आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ कर रहे हैं, मतलब हीमोडायलिसिस कर रहे हैं, तो क्या होगा, नाइट्रोजिनस वेस्ट बिल्डअप इन बॉडी नहीं, रिड्यूस्ड एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस नहीं, एलिमिनेशन तो हो जाता, रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, reduced absorption of calcium ion from gastrointestinal tract। हाँ, reduced RBC production, erythropoietin, reduced RBC production को कम कर दिया गया, erythropoietin भी नहीं हो पा रहा। हाँ, तो ये दोनों हो गया reduced RBC production, क्योंकि उसमें कोई मतलब केमिकल वो हार्मोन वगैरह तो थोड़ी ना है, और reduced absorption of calcium ion from gastrointestinal tract, C or D answer correct। Okay, this chapter is now over, so thank you, bye, Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram।